आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल के सड़क एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली की गाड़ी का दुर्घटना हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब बाली ऊना से चंडीगढ़ की ओर आ रहे थे। जीएस बाली को हादसे में हल्की चोटें आई हैं, जबकि उनके ड्राइवर को गंभीर रूप से घायल होने के कारण पीजीआई में भर्ती कराया गया है। यह हादसा रोपड़ के पास सिंहपुरा में हुआ। कहा जा रहा है कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था और हैंड ब्रेक लगने से गाड़ी खेतों में जा गिरी। जीएस बाली इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। फिलहाल उनके ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया है। महंगाई के मोर्चे पर चौतरफा गिरती मोदी सरकार का अनुराग ठाकुर ने बचाव किया है। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से महंगाई में इजाफा दर्ज किया गया है वो यूपीए सरकार की तुलना में कम है। बकौल अनुराग, यूपीए सरकार के समय में जहां प्याज और टमाटर के दाम 80 से 100 रुपए तक पहुंचते थे, वहीं मोदी सरकार की नीतियों के कारण इनके दाम 20-25 रुपए से अधिक नहीं बढ़ पाए हैं। वहीं इन्होंने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का हाफिज सईद से मिलने को लेकर भी भूमिका होने से इनकार कर दिया है। देखिए, सरकार ने सभा पटल पर भी कहा है और ये स्पष्ट किया है कि सरकार ने वो सभी उचित कदम उठाए हैं जो महंगाई को रोकने के लिए उठाने चाहिए थे। एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना, चाहे वो फल और सब्जियों को लेकर हो, और उसको लेकर जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में जुलाई महीने से लेकर नवंबर तक महंगाई बढ़ती थी, विशेष तौर पर फल और सब्जियों के दाम बढ़ते थे। हमारी सरकार ने आते उचित कदम उठाए तो उन दामों को रोका भी है। और कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में प्याज और महंगाई के दाम 80 से 100 रुपये तक गए हैं। हमने उसको 15 से 25-30 रुपये तक जाने तक रोक लिया है और इसमें सरकारों ने भी, प्रदेश सरकारों ने बहुत सहयोग किया है और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में इसी तरह से लगातार महंगाई को रोकने में और उसको कम करने में हमारी सरकार कामयाब है। विपक्ष, मुझे लगता है, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी चुनावों में संतुष्ट नहीं थी। मुद्दा कुछ और होता है, सारा देश जानता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और हाफिज सईद और वैदिक जी की मुलाकात हुई, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। और आदरणीय सुषमा जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर दोनों सदनों में अपनी बात कही है और देश के सामने सच्चाई आई है। कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं तो केवल शोर मचाने के लिए ऐसी बातों को उछालती है। दुर्घटना और आपदा संवेदी हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 बड़े ट्रॉमा सेंटर मंजूर किए हैं। चंबा, नूरपुर और रामपुर में ये सेंटर स्थापित होंगे। स्वास्थ्य विभाग इन तीनों ट्रॉमा सेंटर्स के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया करवाएगा। हालांकि इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार ही वहन करेगी। इससे पहले कुल्लू और बिलासपुर के लिए ट्रॉमा सेंटर मंजूर किए जा चुके हैं। प्रदेश की ये काफी लंबित मांग थी। पहाड़ी राज्य होने के नाते ऐसे प्रोजेक्ट जल्द मंजूर किए गए हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त हिमाचल में दुर्घटनाओं का ग्राफ कम नहीं रहता। नेशनल हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में जहां कोताही बरतने से दुर्घटना हर साल पेश आती है, वहीं बरसात और पर्यटन सीजन के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने से भी दुर्घटनाएं होती हैं। आंकड़ों के अनुसार नेशनल हाईवे 21 पर ही हर साल औसतन 1600 लोग मारे जाते हैं। शिमला पठानकोट मार्ग पर भी दुर्घटना का ग्राफ कम नहीं है। यहां भी औसतन 1200 से 1400 दुर्घटनाएं पेश आती हैं। यही आलम शिमला जिले के रामपुर और साथ लगते अन्य क्षेत्रों का भी है, जहां सड़कों की बदहाल और तंगहाली के चलते दुर्घटनाएं आम हैं। चंबा में भी सड़कों की चौड़ाई कम रहने से और मरम्मत के अभाव में ऐसी दिक्कतें पेश आती हैं। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में गंभीर रूप से घायल लोगों को उपचार के लिए या तो कांगड़ा के टांडा या फिर पीजीआई रेफर करने को मजबूर होना पड़ता है। यही आलम
रामपुर का भी है, जहां से मरीजों को शिमला या पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। अब 3 बड़े ट्रॉमा यूनिट मंजूर किए जाने से किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल लोगों को अन्य क्षेत्रों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। 1.5 साल के अंदर इन तीनों ही ट्रॉमा यूनिट्स को स्थापित करने की तैयारी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिलासपुर के घुमावरी उपमंडल की बलचलेहरी ग्राम पंचायत में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की कीमती गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं चोरों ने मकान मालिकों को कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर पत्थर लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर जिले के घुमारवी उपमंडल में मंगलवार रात चोरों ने 2 घरों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बेहद शातिर तरीके से चोरी करने आए चोरों ने मकान मालिक को कमरे में बंद कर लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस इलाके में पिछले 2 महीने से चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अक्सर पुलिस वारदात के 2-3 घंटे बाद ही घटना स्थल पर पहुंचती है, तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आज तक को 20 केस तो मैंने ही पुलिस को सौंप दिए कि यहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। तो मैं प्रशासन को ये हिदायत देती हूँ कि अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें और जल्दी से जल्दी इन चोरों का पता लगाएं, क्योंकि लोग इन चोरियों से बहुत तंग हैं। चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पुलिस इस मामले में बहुत ही नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि चोरों का कोई पता नहीं लग रहा है। पीछे जैसे यहाँ केबल चोरी भी हुई, उसके बारे में भी पुलिस ने आज तक कोई भी संज्ञान ठीक तरह से नहीं लिया। लिहाजा जो है इनके रोकथाम के लिए जो ना पुलिस विभाग को और सतर्क होना बहुत ही जरूरी है। वहीं इस चोरी की बढ़ रही वारदातों को लेकर जब बिलासपुर के एसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक चोर गिरोह को पकड़ लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी बिलासपुर पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमने एक जिसमें एक चोरों का गैंग पकड़ा है। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और क्योंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, पर हमें आशा है कि कई चोरी के मामले हम सुलझा पाएंगे। चोरी की बढ़ रही वारदातों से ये बात साफ है कि चोरों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। नाहन स्थित कैंट एरिया के लोग इन दिनों सेना से परेशान हैं। उन्होंने सेना पर कैंट एरिया में गांव की ओर से जाने वाले रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आर्मी के मनमाने रवैये से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आज कैंट एरिया के लोगों ने नाहन के उपायुक्त से भी मुलाकात की और अपनी समस्या उनके सामने रखी। नाहन स्थित कैंट एरिया में आर्मी की मनमानी लोगों पर भारी पड़ रही है। कैंट एरिया में आर्मी ने गांव को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इस मामले को लेकर कैंट एरिया के करीब 100 लोग उपायुक्त दरबार पर पहुंचे। लोगों ने साफ किया कि अगर जिला प्रशासन ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाया तो वो सीएम वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर फरियाद करेंगे और अगर वहां भी इस मामले का कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। ये हमारा जो विषय है ये है आर्मी वालों से जो है रास्ते हमारे सारे बंद कर दिए हैं। हमारे बच्चों को स्कूल में आने जाने की प्रॉब्लम हो रही है। इतने बड़े बड़े बैग उठाकर बच्चे कहाँ से जाएं अब। ये हम आज इस हिसाब से 2 बार मिल चुके हैं पहले भी और
हमारा कोई भी समाधान नहीं निकल पाया अभी तक। और वो जंगल के रास्ते से उधर से निकाल रहे हैं तो कितना फेर है उधर से, मतलब ब्रोजा फैक्ट्री वाला भी बंद किया इन लोगों ने, जो रास्ता हमारा आ रहा था, जो मतलब इन फौजियों ने करा, इन्होंने किया भी, मतलब बंद किया, जहाँ मतलब आधे तक बना, आधे में वो ना उधर को पूरा हो रहा है ना उधर को पूरा है। अब जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। और हमारी जो समस्या है वो बहुत दिनों से चली हुई है, अब तो इन्होंने ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया। एक तो हमारा फैमिली क्वार्टरों के बीच से रास्ता जाता था जो पुश्तैनी रास्ता है, पंचायत ने उसको मेरे ख्याल से रिपेयर भी किया, नया भी बनाया हो, और उसकी जो है वहाँ पर कम से कम 500 आदमी डेली चलते हैं, बच्चे चलते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, महिलाएं हैं हमारी, और हमने पहले भी इसके लिए 2-3 बार खुलवाया है। ये सारी पब्लिक परेशान है। लोगों ने बताया कि आर्मी एरिया में आर्मी ने मनमाने ढंग से क्षेत्र के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में काफी परेशानी आती है। उन्होंने सेना पर आने जाने वाले लोगों को बेवजह तंग करने का भी आरोप लगाया। काफ़ी दिनों से, कई सालों से उनके साथ हमारे ये आर्मी रास्तों का विवाद चलता आ रहा है। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए हमने कई बार इससे पहले भी डीसी साहब से मिले हैं। डीसी साहब ने इसका रास्तों को हमारे खोला है और खुलवाया है। आज हम इस मुद्दे को लेकर तीसरी बार डीसी साहब के पास आ रहे हैं कि भाई इस मसले को हमारा हल करो, ताकि हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं और मजदूर जाते हैं, जो सवेरे 8 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे, कोई 8 बजे आता है वापस। तो ये समय समय पर इसको खोलने के लिए बोला था कि कुछ समय के लिए इसको खोलेंगे, उसके बाद खोलने की बजाय इसको टोटली बंद कर दिया इन्होंने कि कोई भी बच्चा भी नहीं जाएगा और कोई हमारा नहीं जाएगा वहाँ से, ना कोई गाड़ी आएगी, ना बच्चा जाएगा, ना स्कूल जाएगा, टोटल बंद कर दिया। इससे पहले हम 2 हमारा डेपुटेशन जिलाधीश महोदय से मिला है, लेकिन उनका रवैया भी अभी तक हमें ठीक नहीं दिखाई दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आर्मी स्कूल में भी पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं जो पुश्तैनी यहाँ पे रहते आए हैं। इन्होंने हमारे रास्ते को बंद कर दिया है। आर्मी जिस रास्ते से लोगों को जाने के लिए कह रही है, वो रास्ता जंगल से सटा हुआ है और वहां से कई किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है, जिससे लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। नालागढ़ से सतीश के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। रूसा सिस्टम को लेकर एसएफआई हिमाचल प्रदेश में जन आंदोलन बनाने की तैयारी में है। एसएफआई ने हिमाचल में हस्ताक्षर अभियान से इसकी शुरुआत कर दी है। रूसा सिस्टम को लेकर नाहन कॉलेज में एसएफआई ने हस्ताक्षर अभियान के लिए छात्रों से सहयोग मांगा है। एसएफआई का कहना है कि एसएफआई के कार्यकर्ता आम आदमी के बीच जाकर लोगों को रूसा सिस्टम की खामियों के बारे में अवगत कराएंगे, जिसमें सबसे पहले बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात की जाएगी। एसएफआई समेत प्रदेश के छात्र संगठन रूसा का विरोध कर रहे हैं। रूसा सिस्टम से छात्रों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं, लिहाजा छात्र संगठन इसे तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग कर रहा है। तो अभी हमने पूरे सिरमौर के अंदर जो है और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज सिग्नेचर कैंपेन चलाया है इस सेमेस्टर सिस्टम के खिलाफ और इस रूसा प्रणाली के खिलाफ। तो इस नान कैंपस के अंदर सुबह जो है 9 बजे से जो है यहाँ पर जो है सिग्नेचर स्टूडेंट कर रहा है और लगभग पूरे कॉलेज का स्टूडेंट जो है इसके समर्थन में उठ रहा है। और लगभग आप देख रही होंगी कि पूरे लगभग कॉलेज के 1000 स्टूडेंट इसके ऊपर साइन कर दिए गए। आपको मालूम होगा कि अभी जब से ये रूसा सिस्टम कॉलेज के अंदर लागू हुआ है तब से लेकर जो है आज तक जो है छात्र जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो लगातार उनकी क्लासेज लग रही है, ना प्रॉपर वे पे उनके क्या कहते हैं टीचर्स है उस कॉलेज के अंदर, और बहुत सारी सुविधाओं का जो है कॉलेज के अंदर अभाव है। तो एसएफआई का मानना है कि यदि हिमाचल प्रदेश सरकार और जो वाइस चांसलर जो हमारा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, यदि इस रूसा सिस्टम को जो है वापस नहीं लेता है तो आने वाले समय के अंदर जो है एसएफआई उग्र आंदोलन करेगी। लेकिन अभी हस्ताक्षर अभियान चला है तो आने वाले समय के अंदर जो है हमारा जो 17 तारीख को है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो मैसिव कैंपेन है और रैली है और जो 3 घंटे का धरना जो कॉलेज के अंदर एसएफआई देंगी। सोलन के धियारी घाट में रविवार को हुए एचआरटीसी के बस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आकाश गौतम की मां के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी और सरकार की ओर से परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उसके बाद शांडिल दुर्घटना में घायलों का हाल जानने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचे और घायलों के इलाज की जानकारी हासिल की।
हेलो। नगरोटा सूरिया के बस अड्डे पर एक तरफ चारों ओर रेहड़ी फड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है तो दूसरी तरफ निजी वाहन टेम्पो वालों ने कब्जा कर रखा है, जिससे कोई भी बस अड्डे पर मुड़ नहीं सकती। बस खड़ी करना तो दूर की बात है, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। बस अड्डे पर हर समय टेम्पो और निजी वाहनों का कब्जा रहता है। कांगड़ा के नगरोटा सूरिया का बस अड्डा इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आलम यह है कि इस बस अड्डे पर जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। हालत यह है कि इस बस अड्डे का इस्तेमाल पार्किंग स्टैंड की तरह होने लगा है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरोटा सूरिया का जो बस अड्डा है उसकी हालत इतनी दयनीय है कि गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। रेड़ी फेड़ी वालों ने पूरा अड्डा रोक रखा हुआ है। हैरानी तो इस बात की है कि यहाँ सुबह बसें खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा निजी वाहन और टेम्पो वालों ने कब्जा किया हुआ है। नगरोटा सूरिया बस अड्डे में गंदगी के ढेर हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने की बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर गाड़ियाँ लगी रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि मात्र 50 मीटर से भी कम दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद इस पर किसी तरह की भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। बस अड्डे पर नो पार्किंग का बोर्ड होने के बावजूद निजी वाहन बड़े शान से यहाँ खड़े मिलते हैं। बस स्टैंड नगरोटा सूरिया में जो पार्किंग की लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा और वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स साथी है और वहाँ पर अमूमन हमारे जो पुलिस चौकी है शाम को और दिन को ही वहाँ अगर कोई ऐसी पार्किंग की समस्या आती है तो उसको हटा रहे हैं और वहाँ पर बोर्ड भी लगाया है नो पार्किंग का। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा समस्या बढ़ गई है तो वहाँ पर एक आदमी को हम तैनात कर देंगे ताकि वहाँ पर किसी भी आने जाने वाले को सुविधा न हो। एक तरफ प्रदेश सरकार पूर्ण स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं नगरोटा सूरिया में गंदगी का ये आलम देख ये लगता है कि यहाँ नियम कायदों का कोई मतलब नहीं है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। भाखड़ा डैम देश के लिए एक वरदान है। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को बिजली सप्लाई करता है। वहीं इन राज्यों की 10,000 मिलियन भूमि को भी संचित करता है। मगर इस बार हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश न होने की वजह से भाखड़ा डैम का जलस्तर पिछले सालों के मुकाबले गिरा है। इससे बिजली उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। भाखड़ा डैम के जलस्तर पर नजर दौड़ाई जाए तो आज भाखड़ा डैम का जलस्तर 1620 फीट है, जबकि पिछले साल आज ही के दिन 1634 फीट था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14 फीट कम है। अगर भाखड़ा डैम के बिजली उत्पादन की बात करें तो आज की तारीख तक 847 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, जबकि पिछले साल आज के दिन 1214 मेगावाट उत्पादन था। वहीं भाखड़ा डैम की गोविंद सागर झील में पानी की आवक 53,080 क्यूसेक है, जो कि पिछले साल 65,405 क्यूसेक थी। अगर बरसातों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो बिजली संकट गहरा सकता है। भाखड़ा बांध से सतलुज दरिया में पानी छोड़ा जाता है, जिसके बाद यह पानी पंजाब के अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। बीबीएमबी साल की 10,000 मिलियन यूनिट से 14,000 मिलियन यूनिट बिजली की पैदावार करता है। सतलुज दरिया से 2 नहरें आनंदपुर साहिब नहर और नंगल हाइडल नहर निकाली गई है। आनंदपुर साहिब हाइडल नहर से गंगवाल पावर हाउस स्थापित किया गया है। यह 70.65 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसके बाद नंगल हाइडल नहर पर कोटला के स्थान पर पावर हाउस लगाया गया है, जिसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 70,006.5 मेगावाट है। वैसे भाखड़ा बांध की 162.48 वर्ग किलोमीटर लंबी गोविंद सागर झील की भंडारण क्षमता 1,680 फीट है, मगर इसे 1,682 फीट तक ही बढ़ाया जा सकता है। अगर भाखड़ा डैम के ऊपरी इलाकों में बारिश न हुई तो पीने के पानी या सिंचाई के लिए दिक्कत तो आएगी ही, मगर बिजली संकट बढ़ने के आसार भी हैं।
नंगल से विमल कुमार के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। तो हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।